छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह खंड काव्य की रचना किसने की है? तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद थे स्वतंत्रता आंदोलन के, शहीद वीर नारायण सिंह, उनके ऊपर उन्हीं के नाम से किसी ने खंड काव्य की रचना की है। शहीद वीर नारायण सिंह नाम से खंड काव्य की रचना की गई है। किनके द्वारा की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखेंगे, हरि ठाकुर, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे हैं, हरि ठाकुर, इन्होंने जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऊपर एक खंड काव्य की रचना की है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हरि ठाकुर की एक और रचना है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं, सुरता के चंदन। ये भी जो है इनके द्वारा लिखा गया है, सुरता के चंदन, जो कि छत्तीसगढ़ी में है। ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शहीद वीर नारायण सिंह की खंड काव्य की रचना हरि ठाकुर द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेबरी धूर का संबंध किससे है? डेबरी धूर, इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो डेबरी धूर है ना, इनका संबंध है भूमकाल विद्रोह से। भूमकाल विद्रोह के जो महानायक थे वीर गुंडाधुर, ये जो है भूमकाल विद्रोह के महानायक थे गुंडाधुर, और गुंडाधुर के ही राइट हैंड थे कौन? ये डेबरी धूर। ध्यान रखेंगे, जो डेबरी धूर है, इनको कई पुस्तकों में डिबरी धूर भी लिख दिया जाता है। तो जो डेबरी धूर हैं, ये गुंडाधुर के एक तरह से राइट हैंड थे, उनके काफी अच्छे साथी थे। इन्होंने मिलकर के काफी सारे जो मूवमेंट थे उसको अंजाम दिए थे। तो डेबरी धूर, इनका संबंध किससे है? भूमकाल विद्रोह से। भूमकाल विद्रोह जो कि सन 1910 में हुआ था, और ये जो है ना बस्तर में हुआ था भूमकाल विद्रोह। काफी बार पूछा गया है कि भूमकाल विद्रोह कहां हुआ, कब हुआ, इसके नेता कौन थे? तो गुंडाधुर इसके नेता थे, और डेबरी धूर एक तरह से सेकंड लीड में हम कह सकते हैं, गुंडाधुर के बाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 8 भारतीय सदस्यों में से एक छत्तीसगढ़ से भी थे, उनका नाम बताइए। तो देखिएगा क्या हुआ था कि जुलाई 1941 में, मतलब देखिएगा इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि जो वायसराय है, भारत का जो वायसराय है, उसकी एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, जिसको हम लोगों ने डिटेल से भारत के इतिहास में पढ़ा हुआ है। तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा, एक तरह से भारतीयों को लालच देने की कोशिश की कि आप लोग जो है हमको द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए, बदले में हम क्या करेंगे, आपको काफी सारी रियायतें देंगे। उन्हीं एक रियायतों में से एक ये था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ये चीज बोला जाता है, 8 सदस्य किए जाते हैं और 8 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में की जाती है। इन 8 भारतीय सदस्यों में से ना एक हमारे छत्तीसगढ़ से भी थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक नेता किसी समय में सम्मिलित थे। तो कौन थे भाई? वो थे बिलासपुर के बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव। बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के हिस्सा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से एकमात्र व्यक्ति जो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का हिस्सा बन पाए थे। तो ध्यान रखना, इसको ये पूछा भी गया है, इसको घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय के समय बस्तर का शासक कौन था? तो देखिएगा, जो बस्तर रियासत है, इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में विलय कब हुआ? तो 1854 में। 1854 में जो बस्तर है ना, ये नागपुर के भोसला शासकों के अधीन आता था। अब 1854 में क्या होता है, नागपुर का जो भोसला शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी 1853 में, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी ने भाई एक प्रसिद्ध नीति चला रखी थी ना, जिसको हम गोद प्रथा निषेध या इसी को जो है हड़प नीति भी
बोला जाता है। हड़प नीति या फिर गोद प्रथा निषेध, इसके तहत डलहौजी क्या करता था, अगर किसी भी राज्य के राजा का कोई जीवित संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य में मिला लेती थी। तो यही चीज जो है अपना जो नागपुर के भोसले शासक थे उनके साथ हुआ। नागपुर के जो भोसले शासक थे कौन थे भाई, रघुजी तृतीय, नागपुर के अंतिम भोसले शासक जो छत्तीसगढ़ में रूल किए, शासन किए, रघुजी तृतीय। इनकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। इनके कोई बेटे वगैरह नहीं थे। तो डलहौजी ने बोला कि भैया तुम्हारा कोई बेटा तो था नहीं, मतलब इनके जो भी रिश्तेदार रहे होंगे उनसे, तो हम जो है पूरा नागपुर को बस्तर सहित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला रहे हैं। तो ये 1854 की बात है। तो 1854 में हमारा पूरा छत्तीसगढ़, नागपुर का क्षेत्र, जो नागपुर के भोसला शासक थे उसके अधीन ही हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर सब आता था। तो ये सब जो है 1854 में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। तो इस समय बस्तर का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो भैरम देव है ना, इसका शासनकाल शुरू होता है 1853 से, और ये लगभग जो है ना 1853 से शुरू होकर के इसका जो शासनकाल है 1891 तक जाता है। और 1891 में रुद्र प्रताप देव शासक बना था। तो बस्तर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय के समय शासक कौन था भाई, राजा भैरम देव, ध्यान रखेंगे। और इसके पहले भैरम देव के पहले भूपाल देव था 1842 से 1853 तक। महिपाल देव ये जो है सन 1800 से 1842 तक शासक थे बस्तर के। रुद्र प्रताप देव जो है 1891 से 1922 तक बस्तर के शासक थे। तो भैरम देव के समय में बस्तर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस नेता का संबंध गुरुकुल कांगड़ी से रहा है। तो भाई गुरुकुल कांगड़ी जो कि ये उत्तराखंड, ये हरिद्वार में है। जहां तक गुरुकुल कांगड़ी कहां पर है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में है अभी के समय में। तो किस छत्तीसगढ़ के किस नेता का संबंध गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से रहा है ये आपको बताना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं बनते हैं। तो देखिएगा जो घनश्याम सिंह गुप्त है ना, ये जो है वकालत की थी इन्होंने, एलएलबी की इन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन इन्होंने जो है वकालत करना, मतलब ये वकालत नहीं करते हैं। वकालत की डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, वकील बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने वकालत नहीं की। ये जो है हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यहां चले जाते हैं और यहां पर अध्यापन कार्य करते हैं। काफी समय तक यहां पर इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया था। घनश्याम सिंह गुप्त को गुरुजी भी कहा जाता था इसीलिए, क्योंकि भाई ये अध्यापक रहे हैं, अध्यापन से इनका संबंध रहा है, इसी कारण इनको जो है गुरुजी भी कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त जिनका जन्म दुर्ग में हुआ था, तो दुर्ग के काफी बड़े नेता भी थे ये। तो गुरुकुल कांगड़ी से इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला की सेवा भावना से प्रभावित होकर रायपुर की जनता ने उनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि जोड़ दी। तो भाई ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये काफी सारे लोगों के लिए बड़ा ही सरल क्वेश्चन भी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ की किस नेता की किस महिला की सेवा भावना से प्रभावित होकर रायपुर के लोगों ने उनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि जोड़ दी। तो देखिएगा जो राधाबाई है ना, जो कि नागपुर से थी, ये मूलतः नागपुर से थी। कहते हैं इनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही उनका देहावसान हो गया था, और पड़ोस वगैरह जो पड़ोसी वगैरह थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर के ये जो है नागपुर नगर पालिका में ये मिडवाइफर, जो दाई जिसको कहा जाता है ना, तो उसकी इनको जॉब लग जाती है। नगर पालिका में इनकी जॉब लग जाती है मिडवाइफर की, वहां पर ठीक ठाक काम करती हैं। उसके बाद ये रायपुर आ जाती हैं। रायपुर के नगर पालिका में भी मिडवाइफर मतलब दाई के रूप में इनकी पोस्टिंग होती है। और ये जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़े ही मतलब कर्तव्य परायण महिला थी। जो भी इनको काम सौंपा जाता था उसको पूरे निष्ठा से ये करती थी। तो इन्होंने जो है रायपुर के लोगों की बहुत ज्यादा सेवा की। मतलब नगर पालिका का काम क्या होता है, नगर की सेवा करना ना। तो अपने मतलब इनका जो प्रोफेशन था उस हिसाब से तो ये लोगों की सेवा करती ही करती थी, लेकिन अपने स्तर पर भी जितना हो सके ये लोगों के सुख दुख में उनका साथ दिया करती थी। स्पेशली किसी को अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती थी तो उस समय जो है राधाबाई सामने खड़ी होती थी। तो इस चीज से रायपुर की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और इनको जो है डॉक्टर डॉक्टर कहती थी। अब देखो कोई अगर किसी का जान बचाता है तो आप उनको सम्मान देते हैं, डॉक्टर कहते हैं। अगर आज भी अगर आप किसी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में जाते हो तो कोई अगर नर्स है, अगर उसने नर्स के कपड़े नहीं पहने हैं, कोई कंपाउंडर है, तो आप उसको भी डॉक्टर बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जान बचा रहा है। तो राधाबाई, इनको जो है डॉक्टर राधाबाई भी कहा जाता है। तो रायपुर की जनता ने इनको डॉक्टर की उपाधि दी थी। ये डॉक्टर नहीं थी, इनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी। रायपुर की जनता ने इनके सेवा भावना से प्रभावित होकर के इनको डॉक्टर की उपाधि दी थी। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण चीज, 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ, तब छत्तीसगढ़ में डिक्टेटर नियुक्त किया जाना शुरू हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वो भी डिक्टेटर चुने गए। तो राधाबाई, इनको भी जो है डिक्टेटर चुना जाता है रायपुर का, और रायपुर का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जाता है कि किस महिला ने रायपुर का नेतृत्व किया था 1932 में, तो डॉक्टर राधाबाई ने। अगर हम बिन्नी बाई की बात करें तो इनको रायपुर की नगर माता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई। बिलासाबाई केवटिन, इनका संबंध बिलासपुर से है। कहते हैं इन्हीं के नाम पर बिलासपुर का नाम बिलासपुर पड़ा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महासमुंद के प्रसिद्ध तमोरा जंगल सत्याग्रह से संबंधित नेता थे। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था तमोरा जंगल सत्याग्रह। इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे यति यतनलाल जैन। इनका सरनेम जैन है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था, यति यतनलाल जैन। शंकरराव गनोदवाले, ये भी जुड़े हुए थे। भाई भगवती प्रसाद मिश्र, ये भी तमोरा जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। मतलब तीनों जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अरे एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा विद्रोह राजा भैरमदेव के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो भाई राजा भैरमदेव के समय, अभी मैंने बताया पीछे, राजा भैरमदेव जिनका शासनकाल कब से कब तक बताया था मैंने, 1853 से 1891 तक राजा भैरमदेव का शासनकाल था। तो इनके शासनकाल में ना, राजा भैरमदेव के शासनकाल में बस्तर क्षेत्र में काफी सारे विद्रोह हुए थे। सबसे पहला विद्रोह लिंगागिरी विद्रोह। ये जो है लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ था, जब बस्तर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हुआ ना, तो उसके विरोध में लिंगागिरी विद्रोह किया गया था। उस वक्त कोई विद्रोह ये हुआ था भाई 1859 में। ये साल वृक्षों के कटाई के विरोध स्वरूप किया गया था। इसका नेतृत्व नांगुल दोरला ने किया था, और इसमें जो नारा था, एक पेड़ एक सिर, इस टाइप से। मतलब जो लोग होते थे, भाई एक पेड़ काट रहे हो तो एक आदमी को भी काटो, इस टाइप से। उस वक्त मुरिया विद्रोह ये 1876 में हुआ था। काफी फेमस है मुरिया विद्रोह, जो कि झाड़ा सिराहा इसके नेतृत्व करता थे। और अभी वर्तमान समय में ना, जो बस्तर दशहरा संपन्न हुआ, जिसमें मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था, बस्तर दशहरा में आखिरी रस्म होता है मुरिया दरबार, नहीं, आखिरी रस्म ओहाड़ी होता है, उसके एक दिन पहले मुरिया दरबार। तो वहां हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो वहां पहुंचे हुए थे, और उन्होंने ना घोषणा की कि जो मुरिया विद्रोह का जो नेतृत्व करता है झाड़ा सिराहा, इनके नाम पर जगदलपुर में जो तकनीकी महाविद्यालय है, मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका नाम जो है झाड़ा सिराहा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो मुरिया दरबार है ना, जो बस्तर दशहरा के टाइम पे लगता है, कहा जाता है कि मुरिया दरबार का आरंभ मुरिया विद्रोह के पश्चात आरंभ हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मुरिया विद्रोह से झाड़ा सिराहा इसके नेतृत्व करता, और अभी करंट से भी मैंने इसको जोड़ दिया। उस वक्त भूमकाल विद्रोह ये 1910 में हुआ था, पीछे मैंने बताया। अब यहां पर आप लोग आंसर लगा सकते हो। भाई देखो, भैरमदेव का शासनकाल 1853 से 1891, मतलब कि कौन कौन से विद्रोह भैरमदेव के समय हुए होंगे? तो पहला लिंगागिरी विद्रोह हुआ, कोई विद्रोह हुआ, मुरिया विद्रोह भी हुआ। लेकिन जो भूमकाल विद्रोह है, ये तो भाई कब हुआ है? 1910 में। तो यहां से जो 3 है ना, ये भैरमदेव के समय में हुए हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका कूट बताना है ना, तो 1, 2, 3 आपका आंसर है, ब इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी हवाई पट्टी डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया है? डीआरडीओ, ये हमारे भारत की जो रक्षा संस्थान है ना, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो
हमारे छत्तीसगढ़ के किसी विमानतल को, किसी हवाई पट्टे को, मतलब किसी हवाई अड्डे को इसको लीज पर दिया गया है। तो किस को दिया गया है ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं बात करूं रायगढ़ की, तो रायगढ़ में जो हवाई पट्टी है ना, वो जिंदल स्टील प्लांट, जो जीएसपी है ना, जेएसपी जिंदल स्टील प्लांट, उसको सौंपा गया है। उसके अंडर में है रायगढ़ का विमानतल। रायगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो जिंदल स्टील प्लांट के नियंत्रण में है, ध्यान रखेंगे। जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उसके नियंत्रण में है। उस पर जो कोरबा है, कोरबा जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और बाल्को उसके अंडर में है। कोरबा का जो हवाई अड्डा है। रायपुर का हवाई अड्डा भाई, ये तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो उड़ानें हैं वो संचालित होती है। तो ये जो है राष्ट्रीय विमानपत्तन उसके अधीन आता है। रह गया जगदलपुर, तो जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है ना, ये डीआरडीओ रक्षा सेवा को लीज पर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है वो डीआरडीओ को लीज पर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस तरह की चीजें जो है पूछी जाती है। तो जगदलपुर का जो एयरपोर्ट है वो डीआरडीओ को लीज पर दिया गया है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कुलझारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कुलझारी पहाड़ी, तो भाई कुलझारी पहाड़ी यहां से ना एक नदी का उद्गम हुआ है। मैंने पीछे किसी वीडियो में जिक्र किया था बाघ नदी, बाघ नदी जो कि गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मतलब ये जो है बाघ नदी गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। एक गाना भी है ना, बाघ नदिया करके, उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने उस टाइम पे भी जिक्र किया था। काफी सारे लोगों ने उस मूवी का याद दिलवाया था। परदेसी के मया मूवी का नाम, काफी अच्छी मूवी है, गाना भी काफी अच्छा है, बाघ नदिया। तो कुलझारी पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम हुआ है और ये राजनांदगांव जिले में है। ध्यान रखेंगे, कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है। तो भाई इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।